मूवी की शुरुआत होती है सुनसान रोड्स पर एक शेरिफ की गाड़ी को दिखाने से, जिसके अंदर ऑफिसर रिक ग्राइम बैठा हुआ था। वो एक जगह पर आकर रुकता है जहां पर हर एक गाड़ी बड़ी बुरी तरह से उल्टी पुल्टी होती है। रिक ग्राइम्स बहुत ही डरा हुआ था और उसने अपनी गाड़ी में से एक सिलेंडर बाहर निकाला। आहिस्ता आहिस्ता करके वो यहाँ वहाँ चेक भी करता जाता, मानो जैसे उसे किसी चीज का खतरा हो। सभी गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था और तो और रिक को वहाँ पर कोई जिंदा आदमी भी दिखाई नहीं देता। डरा सहमा हुआ रिक जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे कार के अंदर कुछ लाशें दिखाई दी, जो लाशें अब गलना सड़ना शुरू हो चुकी थी। उन पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं और वो किसी भी एंगल से नॉर्मल लोगों की लाशें नहीं लग रही होती। इसी तरह चलते चलते रिक गैस स्टेशन के बाहर आ गया, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि हमारे पास गैस नहीं है, सारी गैस खत्म हो गई, इसलिए अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। ये देखकर रिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी रिक को यहाँ वहाँ किसी चीज के गुर्राने की आवाज आने लगी। जब रिक एक कार के नीचे से होकर उस आवाज का पीछा करता है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी। रिक तुरंत ही उठा और उस लड़की को अपने पास आने का कहने लगता है। उस लड़की के कपड़े बहुत ज्यादा खराब थे और तो और वो रिक की बात भी नहीं सुन रही थी, लेकिन तभी वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे मुड़ती है, जिसे देखकर रिक बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उस लड़की के मुंह में से खून निकल रहा होता है और उसकी गाल किसी चीज ने काट रखी थी। उसकी आंखें हरी हो चुकी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिक की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखते ही रिक बहुत ज्यादा दुखी हो गया और ना चाहते हुए भी उस मासूम सी लड़की को शूट करके मार डालता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिक और उसका दोस्त शेन दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर लंच कर रहे थे। वो दोनों हर रोज की तरह बड़े मजे से अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन बातों ही बातों में रिक ने बताया कि मेरी बीवी आजकल मुझसे रूठी हुई है। रिक की बीवी का नाम होता है लोरी, जिसकी रिक से कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। शेन ने कहा, ये लड़कियां होती ऐसी हैं, तुम इन्हें जितना सीधा करने की कोशिश करोगे ये उतना ही बिगड़ती जाएगी, इसलिए भाई चिल करो, पता नहीं दुनिया कब खत्म हो जाए। रिक शेन की ये बात सुनकर हंसता है, क्योंकि शेन हर बार बात बात पर दुनिया खत्म होने की बातें करता है। लेकिन तभी उनके रेडियो पर किसी चोर के भागने की पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आने लगती है। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत अपनी गाड़ी लेकर क्राइम सीन पर पहुंचने लगे। कुछ ही मिनटों में वो क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शेन तुरंत ही डिग्गी में से टायर को पंक्चर करने वाला शिकंजा बाहर निकालता है। वो दोनों उसे सड़क के बीचों बीच लगाकर अपनी गाड़ी को पीछे ले आए और चोरों की कार का यहाँ पर आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद वहाँ पर क्रिमिनल्स की गाड़ी आ जाती है और खुशकिस्मती से उनकी गाड़ी के टायर उस शिकंजे ने पंक्चर कर दिए, जिस वजह से उनकी कार काफी कलाबाजियां खाकर ग्राउंड में जाकर गिरी। जब पुलिस वाले उसकी छानबीन करने के लिए गाड़ी के पास आए तो अंदर से एक गुंडा बाहर आता है और पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पलक झपकते ही मार डाला। पीछे से एक और क्रिमिनल बाहर आया, मगर शेन ने उसे भी शूट करके जान से मार डाला। लेकिन दोनों तरफ क्रॉस फायर में रिक ने देखा कि उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लग चुकी है। ये देखकर शेन कहता है, शुक्र है कहीं और गोली नहीं लगी, और वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। रिक ने कहा, चलो जो कुछ भी हुआ तुम इसके बारे में लोरी को कुछ नहीं बताओगे। मगर इतने में ही एक और क्रिमिनल पीछे से रिक को गोली मारता है, जो गोली रिक के फेफड़ों में जा लगी और बेचारा रिक दर्द से कांपने लगा। पुलिस वालों ने उस क्रिमिनल को तो जान से मार डाला, लेकिन शेन बाकी पुलिस वालों को एम्बुलेंस बुलाने का कहने लगा। और इसी तरह वो सीन कट होकर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर शेन फूलों का गुलदस्ता लेकर अब रिक के पास आया था। शेन बताता है, देखो रिक, आज तुम्हें कोमा में गए 17 दिन हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम 2-3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो बड़ी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरा भी नौकरी के अंदर अब दिल नहीं लगता। तभी हमने देखा रिक को, जिसे अब होश आ गया था। रिक शेन की बातों का जवाब देता है और उसे कहता है, देखो मुझे 3 दिन पहले ही होश आ गया, लेकिन असलियत में रिक को तो पसीने छूट रखे थे और तो और रिक के पास कोई भी नहीं था। रिक के आसपास सभी मशीनें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये देखकर रिक को कुछ भी समझ नहीं आती, आखिर इतना सब कुछ अजीब कैसे हो गया। तभी रिक की नजर पड़ती है शेन के लाए हुए फूलों के गुलदस्ते पर, जिसके फूल अब पूरी तरह मुरझा चुके थे। रिक ने दीवार पर टंगा हुआ क्लॉक देखा, जिसके सेल भी खत्म हो चुके थे। यानी रिक काफी दिनों से इसी हॉस्पिटल के अंदर है और किसी डॉक्टर ने, ना तो किसी नर्स ने और ना ही लोरी या ना ही शेन ने उसे यहाँ से आकर पिक करने की जहमत की। जैसे जैसे रिक को सब बातें समझ आने लगी, वैसे वैसे रिक को गुस्सा आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता करके रिक ने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी और तो और गोली लगने की वजह से रिक को अपने फेफड़ों में दर्द भी हो रहा था। किसी तरह रिक अपने आप को संभालता है और वॉशरूम में जाकर नल से बहुत ज्यादा पानी पीता है। फिर तुरंत ही रिक अपने कमरे से बाहर आया और हॉस्पिटल का भयानक नजारा देखकर और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि हॉस्पिटल में अब कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। बेचारे रिक को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, आखिर ये सब कुछ उसी के साथ ही क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी और हॉस्पिटल के
के फोन भी काम नहीं कर रहे होते। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके रिक आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रिक की नजर कॉरिडोर में पड़ी एक लाश पर गई, जिसकी बॉडी पर मांस के नाम पर कुछ भी नहीं था, मानो जैसे किसी जानवर ने उस बॉडी को बुरी तरह से काट कर खाया हो। ये देख रिक बहुत ज्यादा डर गया और उस बॉडी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता करके वो दूसरे हालवे के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसकी नजर पड़ती है दीवार पर और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गोलियों के निशान है। दूसरी दीवार खून से लथपथ थी और नीचे गोलियों के शेल पड़े हुए थे। कॉरिडोर की सीलिंग पूरी तरह टूटी हुई थी, जो रिक की टेंशन में और भी ज्यादा इजाफा कर देती है। जब रिक ने कैफेटेरिया के दरवाजे पर देखा तो वहाँ पर लिखा होता है, इसे मत खोलना, इसके अंदर मुर्दा है। मगर ये बात रिक को समझ नहीं आई कि आखिर कैफेटेरिया के अंदर मुर्दा क्यों बंद किए गए थे। रिक कुछ समझ पाता है इससे पहले ही कैफेटेरिया का दरवाजा खुद ब खुद आगे पीछे होने लगा और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा डरावना हाथ बाहर आता है। ये देखकर रिक बहुत डर गया और अब किसी तरह इस घटिया से हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा। इसी तरह करते करते वो सीढ़ियों से होता हुआ अंधेरे का सामना करते हुए हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर हॉस्पिटल के अंदर से भी ज्यादा बुरा हाल था। बाहर लोगों की लाशें व्हाइट कलर के कपड़े में रस्सी के साथ लिपटी हुई पड़ी थी। उन सभी में से अजीब तरह की गंदी सी बदबू आ रही होती है और वो दिखने में नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मगर पिछले 15 मिनट में रिक ने अपनी आंखों से वो कुछ देखा है जिस पर यकीन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए रिक इस चीज को भी नजरअंदाज करके हॉस्पिटल से जरा सा दूर आ गया, जहाँ पर आर्मी वालों ने अपना एक टेम्परेरी बेस बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत ज्यादा आर्मी की गाड़ियाँ खड़ी थी और हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो रखे थे। चलते चलते रिक की नजर पड़ती है एक साइकिल पर, लेकिन साइकिल के करीब ही एक बूढ़ी औरत थी जिसकी टांगे उसके शरीर के साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हरकत कर रही होती है। रिक उसे देखकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथों की मदद से रिक के पास आने लगी। रिक ने अपने आप को संभाला और तुरंत ही साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद साइकिल चलाते चलाते रिक अपने घर के अंदर आ गया, जहाँ पर उसे ना तो लॉरी दिखाई दी ना उसका बेटा कार। रिक ने उन दोनों को अपने घर के हर एक कमरे में ढूंढा, मगर उन दोनों का वहाँ पर कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। दोस्तों, रिक को फर्क तक नहीं होती आखिर दुनिया में हुआ क्या है, इसलिए बेचारा रिक फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर रोने के बाद रिक ने अपने आप को संभाला और अपने घर के बाहर आकर बैठ गया। थोड़ी ही दूर रिक की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता करके रिक के पास आ रहा था। लेकिन तभी रिक के पीछे भी एक आदमी होता है, जो रिक के पास आते ही रिक के मुंह पर वार कर देता है। पीछे से मॉर्गन नाम का आदमी उसी आदमी के सर पर गोली मारकर रिक के पास आ गया। मॉर्गन ने रिक के सामने गन तान दी और उसे कहा, जल्दी से अपना नाम बताओ। लेकिन रिक वहीं पर बेहोश हो गया। जब रिक को होश आई तो रिक ने अपने हाथों को बंधा हुआ पाया और अब वो मॉर्गन के घर में था। रिक कहता है, बताओ इस दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन मॉर्गन ने कहा, हमें भी नहीं पता, आखिर सब लोग अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तुम मेरे दोस्त हो और ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए अगर तुम भी उन जैसे लोगों की तरह हरकत करने लगे तो मैं भी तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। रिक ने कहा, मुझे नहीं पता तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो। मगर तभी मॉर्गन ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और तुरंत ही रिक के हाथों को फ्री कर दिया और खुद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब रिक फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा कि मॉर्गन ने अपने घर के चारों तरफ बड़े बड़े कपड़े टांगे हुए हैं। जब रिक उन कपड़ों को हटाने की कोशिश करता है तभी मॉर्गन ने कहा, ऐसा ना ही करो तो बेहतर होगा और तुम्हें काफी भूख भी लगी होगी, इसलिए आओ हमारे साथ खाना खा लो। रिक कहता है, मुझे कोई भूख नहीं लगी, तो मुझे ये बताओ आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। मॉर्गन ने कहा, इतने दिन हो गए इस दुनिया में ये सब कुछ चलते हुए और तुम्हें आज समझ में आया है। मुझे तो तुम भी पागल लगते हो, इसलिए चुपचाप खाना खाओ और सब कुछ भूल जाओ। खाना खाते समय मॉर्गन बताता है, तुम्हारे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी, मुझे लगा शायद तुम भी उन सभी लोगों की तरह इन्फेक्टेड आदमी हो। इस पर रिक ने कहा, नहीं, मैं एक पुलिस वाला था, मुझे गोली लगी थी और मैं बहुत दिन कोमा में था, इसलिए जो कुछ भी हुआ मेरे पीछे यानी मेरे कोमा में होते हुए हुए। जब सब लोग खाना खाने के बाद रात को सोने की कोशिश करते हैं कि तभी मॉर्गन को बाहर से किसी की आवाज आने लगी। जब रिक ने बाहर कपड़े को हटाकर देखा तो वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मॉर्गन ने कहा, हम इन्हें वॉकर्स कहते हैं और उन सभी वॉकर्स में से एक मॉर्गन की पत्नी भी थी, जो लगातार रिक और मॉर्गन को ही घूरे जा रही थी। तभी मॉर्गन का बेटा विल अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, इसलिए मॉर्गन ने उसे चुप रहने का कहा और कहा, बेटा मैं भी तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम शोर करोगे तो हमारा यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी रिक ने देखा कि दरवाजे पर मॉर्गन की पत्नी अजीब तरह से हरकतें कर रही है। मॉर्गन ने कहा, तुम्हें दरवाजे के करीब नहीं जाना चाहिए। और तो और मॉर्गन की पत्नी घर का दरवाजा भी खोलने लगती है, मानो जैसे उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा हो। इसी तरह करते करते वो रात बीत गई और हमने देखा मॉर्गन, रिक और विल को, जो अब तीनों पूरी तरह रेडी होकर बाहर निकल जाते हैं। मॉर्गन ने सिखाया था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन वॉकर्स के सर पर वार करना है,
जैसे ही इनके भेजे को चोट पहुंचेगी तो ये मारे जाएंगे। रिक जैसा मॉर्गन ने कहा था वैसा ही करता है और कुछ देर बाद वो मॉर्गन और विल को लेकर अपने घर आ गया। जहाँ जाते ही मॉर्गन ने कहा, हो सकता है तुम्हारी पत्नी भी उन्हीं की तरह इन्फेक्टेड हो गई हो और तुम्हारा बेटा भी। मगर रिक ये मानने को तैयार नहीं था। मॉर्गन ने कहा, हर कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन रिक कहता है, तुम्हें खाली दीवारें नजर आ रही हैं, हमारी कोई भी फैमिली फोटो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब लॉरी और कार्ल वो फोटोज लेकर जहाँ कहीं भी है वहाँ पर सेफ होंगे। रिक की ये बकवास सुनकर मॉर्गन हंसने लगता है और कहने लगा, देखो तुम अभी अभी कोमा से बाहर आए हो। जब ये वायरस फैला था तो हमारे सामने भी ये सब कुछ झूठ ही लग रहा था, मगर हम दोनों भी घर में अकेले रहकर क्या करेंगे। हम मिशिगन जा रहे हैं, लेकिन मिशिगन जाने से पहले हम आखिरी मर्तबा तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इसलिए वो रिक के साथ रिक के पुलिस स्टेशन में आ गए, जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा हथियार मिले और वो गर्म पानी से नहाते भी हैं। फिर रिक ने तुरंत ही अपनी शेरिफ वाली यूनिफॉर्म पहन ली और उन सभी हथियारों को बैग में भरकर पुलिस स्टेशन से जाने लगे। लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मॉर्गन कहता है, देखो हमें बुरा मत समझना, मैं अपने बेटे को और खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए हम तो अभी मिशिगन जाएंगे और मैं चाहता हूँ तुम लोग भी जैसे ही तुम्हें अपनी पत्नी और तुम्हारा बेटा मिले तुम भी मिशिगन आ जाना, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का एक कैंप है जहाँ पर शेल्टर भी है, खाना भी और प्रोटेक्शन भी, तो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाना। ये सुनते ही रिक ने मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी दिया और बोला, मैं हर रोज शाम को 5:30 बजे इस वॉकी टॉकी पर तुमसे बात करूंगा और तुम भी इसे ऑन कर लेना। तभी विल और मॉर्गन रिक से हाथ मिलाकर जैसे ही जाने लगे तो वहाँ पर रिक का एक पुराना पुलिस ऑफिसर आ गया, जिसे देखकर रिक बहुत ज्यादा हैरान होता है। लेकिन अब दिल पर पत्थर रखकर रिक ने अपनी गन से उस पुलिस ऑफिसर के सर में शूट करके उसे जान से मार डाला और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। हमने देखा रिक को, जिसे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अब 6 दिन बीत गए थे और फिर रिक उसी जगह पर आया जहाँ पर साइकिल उठाते वक्त उसे वो बुढ़िया मिली थी, जिस बुढ़िया के टांगे नहीं होती। रिक ने देखा कि वो बुढ़िया चलते हुए काफी दूर पहुंच चुकी है। रिक उस बुढ़िया के पास आता है और उसके भेजे में गोली मारकर उसे मुक्ति दे देता है। यानी रिक अभी भी उन सभी लोगों को यानी वॉकर्स को इंसान ही समझता था। यहाँ हमने देखा मॉर्गन को, जो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बीवी के सर पर गोली मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी बीवी सामने आई तो अपनी बीवी का चेहरा देखकर उसे गोली नहीं मार पाता। मॉर्गन फूट फूट कर रोने लगा। उसने एक मर्तबा फिर से अपनी बीवी पर एम किया, लेकिन इस बार भी वो गोली नहीं चला पाया। यहाँ हमने देखा रिक को, जो अपनी पुलिस की कार में से रेडियो पर बाहर किसी लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, इस उम्मीद में शायद कोई जिंदा सर्वाइवर बचाओ। तभी हैरत की बात थी कि हम देखते हैं एक ग्रुप को जिन्होंने जंगलों के अंदर अपना शेल्टर डाला हुआ होता है। उसी ग्रुप के अंदर रिक की पत्नी लॉरी, रिक का बेटा कार्ल और तो और रिक का बेस्ट फ्रेंड शेन भी था। उन्होंने रिक की आवाज सुनी और उसे रिप्लाई दिया, लेकिन उन सब का रेडियो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वो किसी की आवाज सुन तो सकते थे लेकिन उसे रिप्लाई नहीं कर सकते थे। ये सुनते ही लॉरी कहती है, हमें नहीं पता ये किसकी आवाज है और तो और ये आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसलिए अब तुम लोग इस आवाज का पीछा करते करते शहर मत चले जाना। शेन ने कहा, एक मर्तबा गलती हो गई है, दूसरी मर्तबा नहीं करेंगे। तभी उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है डेल, उसने शेन से बोला, देखो पिछली बार जो तुमने गलती की, यानी जितना तुमने शोर मचाया इस बार वो मत मचाना, लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मगर लॉरी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई क्योंकि वो शेन को पसंद करती थी। शेन ने कार्ल को वहीं पर रुकने का बोला और खुद लॉरी के पीछे पीछे उसके कैंप में आ गया, जहाँ पर वो लॉरी को बोलता है, देखो तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पिछली बार भी बच गया और इस बार भी बच जाऊंगा, इसलिए मुस्कुरा दो। और तभी वो लॉरी को किस करता है। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं बेचारे रिक को, जो अभी भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढ रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी में गैस खत्म हो जाती है, इसलिए उसने अपनी गन्स ली और गैस को ढूंढने के लिए यानी कुछ फ्यूल लेने के लिए वो एक घर में आ जाता है, जहाँ पर घर के मालिक और मालकिन ने अपनी खुद की ही जान ले ली थी। ये देख रिक को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन तभी रिक की नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसके अंदर भी फ्यूल के नाम पर कुछ भी नहीं था। रिक बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, मगर तभी पास ही में मौजूद रिक को एक घोड़े की आवाज आती है। बस इतना ही था कि रिक ने उस पर काठी डाली और सभी गन्स लेकर घोड़े पर ही अपने बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया। चलते चलते वो फिलाडेल्फिया शहर में पहुंच जाता है। शहर के अंदर जाने वाली रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, जबकि शहर से बाहर निकलने वाली रोड पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ होता है। यानी अपने आखिरी समय में सब लोग इस शहर से निकलकर डर के मारे भाग रहे थे। रिक इस चीज को नजरअंदाज करके शहर के बीचों बीच आ गया, जहाँ पर आर्मी की गाड़ियां तैनात थी, लेकिन आर्मी का कोई भी सोल्जर या कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता। काफी लाशों के बीच में से होते हुए रिक एक बस के पास आ जाता है, जहाँ पर कुछ वॉकर्स रिक को देखकर उसकी आवाज का पीछा करते हुए रिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। रिक उनसे बचने के लिए दूसरी स्ट्रीट में आ गया, लेकिन तभी रिक की नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। जब रिक उसकी आवाज का पीछा करते करते शहर से बाहर जाने लगा तो तभी रिक की नजर वॉकर्स के एक बहुत बड़े झुंड पर पड़ी, जिसे देख रिक और उसका घोड़ा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी वॉकर्स पलक झपकते ही रिक पर अटैक
करने के लिए आगे बढ़ने लगे। रिक ने वहाँ से बचकर पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी वॉकर्स थे। रिक के चारों तरफ अब वॉकर्स होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिक को पकड़कर नीचे गिराने लगे, लेकिन वक्त रहते रिक वहाँ से दूर छलांग लगा देता है और उन वॉकर्स ने रिक के सामने ही उसके घोड़े को चीर फाड़ करके खाना शुरू कर दिया। रिक की गन्स का बैग रिक से काफी दूर जाकर गिरता है। रिक को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या, इसीलिए रिक ने वक्त रहते एक टैंक के नीचे जाकर छुपने का फैसला किया, मगर एक वॉकर रिक के पीछे ही आ रहा था। रिक ने दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी वॉकर्स अब नीचे आ रहे होते हैं। अब रिक के सामने और पीछे दोनों तरफ मौत थी। रिक अपनी गन बाहर निकाल कर उन वॉकर्स के सर पर अटैक करता है, लेकिन उन सभी की तादाद बहुत ज्यादा थी और रिक की गोलियां भी अब लगभग खत्म ही होने वाली हैं। इसलिए रिक अपनी मौत को कबूल करके अपने आप को ही शूट करने लगता है। जैसे वो शूट करने के लिए गन को अपनी कनपट्टी पर रखता है तो उसकी नजर ऊपर टैंक के खुले हुए नीचे वाले दरवाजे पर पड़ी। बस इतना ही था कि रिक तुरंत ही टैंक के अंदर आ गया और डर के मारे टैंक की दीवार के साथ जाकर लग जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक मरा हुआ सोल्जर होता है। रिक ने उसके पास गन देखी और फौरन उसकी गन को निकाल लिया, लेकिन ये रिक की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा करने से वॉकर उठ गया और रिक पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी रिक ने टैंक के अंदर उसके सर पर शूट कर दिया। चूंकि टैंक हर तरफ से बंद होता है, इसीलिए गोली की गूंज रिक के दिमाग को हिला डालती है और रिक निढाल होकर नीचे गिर जाता है। रिक ने अपने आप को संभाला और ऊपर उठकर टैंक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वॉकर्स उसे वहाँ पर भी नहीं छोड़ते और टैंक के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। इसलिए रिक तुरंत ही एक मरतबा फिर से टैंक के अंदर आ गया और इसी दमदार सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।